बहुत से लोग नेहरू जी को गालियाँ देते हैं खास तौर से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो देश का बंटवारा करवाया। लेकिन एक जगह पे मुझे लगता है कि जो होना था वो नियति थी, शायद उसे वो भी नहीं बदल सकते थे। पर उनके जो विचार आरक्षण के लिए हैं उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सवाल है। अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं, मतलब अपना खुद का, तो आप हमेशा चाहेंगे कि उसमें सारा मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, मतलब कहीं पर कोई ऐसी गुंजाइश ना हो जैसे योग्यता में कमी, मतलब खास तौर से ईंटें, सीमेंट या कारीगर। नेहरू जी देश को अपना घर समझते थे, ये उनका खुद का घर है। तो उनका क्या था कि जितने भी लोग इस सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं वो योग्य होने चाहिए, मतलब क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं हो, मानकों में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। यानी कि अगर कोई प्रतियोगिता हो रही है, चयन हो रहा है, तो उसके मानक बहुत हाई स्टैंडर्ड के हों। अब उस समय उनको कहा गया कि कुछ वर्ग जो दबे कुचले शोषित अशिक्षित ये है, इनको आरक्षण दिया जाए। तो नेहरू जी का ये था कि उनको आरक्षण अगर देना ही है तो उस चीज़ में दीजिए जिससे कि उनकी नींव मजबूत बने, मतलब वो मजबूत बने, ना कि वो कमज़ोर ही आगे बढ़ कर के इस पूरे सिस्टम को कमज़ोर करें। बेसिक प्रॉब्लम क्या थी? शिक्षा का अभाव था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, ये एक आरोप लगता है। हालांकि जिस पढ़ाई को नहीं पढ़ने लिखने दिया गया आज के युग में उस पढ़ाई का कोई महत्व है भी नहीं। वेद पुराण आजकल कोई नहीं पढ़ रहा। उनका ये था कि शिक्षा सभी के लिए कर दी जाए, मतलब सभी शिक्षा में समाहित हो, शिक्षा मुफ्त हो, शिक्षा में जो भी करना है, मतलब नेशन बिल्डिंग के लिए क्वालिटी बिल्डिंग भी जरूरी थी। और अगर उनकी बात माने तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अयोग्य लोग पूरे सिस्टम को खराब कर देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेहरू जी का दस्तावेज है, मोदी जी ने दिखाया था। इसी की बात से मुझे कहीं कहीं लगा कि नेहरू जी कुछ पॉइंट पर तो सही थे, खास तौर से अपने राष्ट्र निर्माण। देखिए होता क्या है कि एक अयोग्य व्यक्ति जब किसी सिस्टम में घुसता है तो एक तो उसे खुद में इम्प्योरिटी होती है कि मैं इन योग्यों के बीच में उतना योग्य नहीं हूँ। दूसरा, वो उच्च एफिशिएंसी से काम भी नहीं कर पाता है, लेकिन सैलरी और सम्मान उसको बराबर ही मिलता है। तो जो योग्य व्यक्ति होता है, जो रात दिन मेहनत करने की हिम्मत लेकर के आया, धीरे धीरे उसकी हिम्मत भी टूटने लगती है। अल्टीमेटली जो कहा जाता था ना, एक खराब सेब पूरे टोकरी को गंदा कर खराब कर देता है, या एक गंदी मछली जो भी है पूरे तालाब को, वो यहीं से शुरू है कि जब एक कम काम करने वाला व्यक्ति भी उतना ही सम्मान उतना ही पैसा पा रहा है, तो ज़्यादा काम करने वाला बिना मतलब का पेन क्यों ले, वो भी कलम घिसने वाला काम करने लगेगा। और यही एक कारण है कि आज सरकारी विभागों की हालत आप सबको पता है। बिना रिश्वत लिए काम नहीं होता है। पहले पीडब्ल्यूडी वाले के रोड खोद जाएंगे, फिर बिजली वाले खोद जाएंगे, फिर पानी वाले खोद जाएंगे, और सालों तक रोड ऐसी खड़ंजा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अयोग्य को काम करना नहीं है और योग्य वाला सोचता है मैं क्यों बिना मतलब का पेन लूँ भाई, मुझे कौन सी एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है। तो ये हालात जो है ना, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि शिक्षा सभी के लिए समान कर दी जाए, फ्री, या जो भी है फ्री रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सामान्य वर्ग है, जिसे हम लोग सवर्ण वर्ग भी कहते हैं, वो कोई कुबेर का खजाना लेके तो आया नहीं है कि वो सब कुछ दे दे, वो भी बेचारा गरीब ही होता है। तो शिक्षा जो है वो सभी के लिए समान हो और मुफ्त हो। प्राइवेट स्कूल आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बंद करते ही इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी कि उनको रोजगार देने की औकात सरकार में है नहीं। और अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल सरकार जो है 1% लोगों को रोजगार दे रही है, यानी 1 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा लोगों को रोजगार सरकार नहीं दे रही है।
तो जो कम से कम इनकम टैक्स 6 करोड़ लोग भर रहे हैं, तो आप ये मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हो कि 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राइवेट सेक्टर ही दे रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में दखलंदाजी का मतलब है ये जो 5-6 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे ना, इनको सरकार कहीं सेट कर ही नहीं सकती है। क्योंकि सबसे पहली दिक्कत तो ये आएगी कि जो 5-6 करोड़ लोगों का टैक्स है वो ख़त्म हो जाएगा और उनको सैलरी देनी पड़ेगी, सरकार के औकात के बाहर है। तो आरक्षण जो है उसकी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण इसलिए है कि उसमें उन मानकों का तो ध्यान ही नहीं रखा गया जो राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरी है। बस दिमाग में ये था कि कैसे भी करके, देखो 10 साल के लिए था, वहाँ मुझे समझ में आता है कि 10 साल में कम से कम 10 बार वैकेंसियाँ तो निकली होंगी, सोचिए। और अगर हर बार वैकेंसी देखिए, उस समय जब देश आज़ाद हुआ उस समय आबादी भी 40 लाख के आसपास थी, मोटा मोटा चलते हैं 40 करोड़, सॉरी 40 करोड़ में से हम ये मान के चलते हैं कि 5 हिस्से करते हैं, 5 नहीं है मेरे विचार से 8 कर लेते हैं। क्योंकि वो समय ऐसा था कि माता पिता और उनके कम से कम 4 बच्चे और 4 बच्चों के जीवन साथी, यानी कि मोटा मोटा हम अगर बोले तो एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी उस समय। और उस परिवार में कम से कम 20 लोग तो होते ही होंगे, मतलब मेरे खुद के दादाजी के परिवार में इतने। तो अगर हम 20 लोगों की बात करते हैं तो, और कमाने वाला एक होता था, तो 40 करोड़ की जगह पर रह गई जनसंख्या 20 करोड़ कमाने वाले रोजगार के लिए। अब इसमें मान चलो कि सरकार ने रोजगार दिया 40 लाख लोगों को, ठीक है, 2 करोड़ में 40, बाकी को प्राइवेट। तो सरकार हर साल, देश आज़ाद हुआ था मेरे विचार से, हर साल 2-3 लाख जॉब सेना में, रेलवे में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्लरिकल जॉब में निकलता। अब सोचिए कि हर साल अगर 10,000 लोग भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के चयनित होके ये छोड़ देते आरक्षण, सोचिए, तो 10 साल में 1 लाख लोग सामान्य वर्ग में आ जाते। और उस 1 लाख का मतलब कम से कम 20 लाख लोग, ठीक है ना, 1 लाख लोग का मतलब 20 लाख लोग, यानी कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज बढ़ जाता है। इसके बाद वो मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। अभी तो आप देखेंगे कि जो जातियाँ उस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में नहीं थी, आज़ादी के 70 साल के बाद में वो इसलिए लड़ाई कर रही हैं कि हमको इस वर्ग में डाला जाए, एक पिछड़ा वर्ग और बन गया, यानी कि हम बजाय आगे बढ़ने के पीछे जा रहे हैं। नेहरू जी को यही डर था कि लोगों के अंदर अगर ये शॉर्टकट वाली फीलिंग आ गई ना, कि ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिसमें कम मेहनत में तरक्की की जा सकती है, तो देश बजाय आगे बढ़ने के पीछे बढ़, देश क्या मतलब ये वर्ग, और ये वर्ग देश से अलग नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग देश नहीं है, ये वर्ग भी देश है, हम भी देश हैं, हम सभी देश हैं, सबसे मिलके देश बना हुआ। तो जो उनका डर था मुझे लगता है वो बहुत सही था। अगर उनके हिसाब से चलते तो आज लोग पिछड़ेपन की होड़ में नहीं होते। मतलब आरक्षण खत्म करने की बात, संविधान संशोधन की बात पे देश में देश की संपत्ति का नुकसान नहीं किया जाता, मारकाट नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, ये ट्विटर फेसबुक पर वाक युद्ध नहीं होता, यूट्यूब पर आप वीडियो देखिए, कोई मूल निवासी कह रहा है, कोई जय बुद्धाय कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। मतलब इस आरक्षण ने एक ऐसी खाई को और मोटा कर दिया है जिसमें दोनों वर्गों में पास आने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। हालांकि सवर्ण वर्ग इतना गाली गलौज नहीं कर रहा है, मैंने फेसबुक वगैरह पर भी देखा है, वो बेचारा सुन ही रहा है। लेकिन ये कायदे से अगर देखा जाए तो संविधान का ही अपमान है। इसमें लिखा है व्यक्तियों के बीच में बंधुता बढ़ाने और राष्ट्र का प्रेम। तो जब एक दूसरे से कड़वे वचन या आप एक
व्यक्ति से कड़वे वचन बोलेंगे तो बंधुता तो होने से रही। तो नेहरू जी की दूरदर्शी बहुत सोच थी। उन्होंने यही सोचा था कि ये कहानियाँ जो है, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी, और वाकई में आप देखिए नुकसान हो ही रहा है। एक पैरेलल सोसाइटी रन कर रही है, एक ऐसी सोसाइटी जो ये चाहती है कि उसको शिक्षा से लेकर के प्रमोशन तक में आरक्षण मिलता रहे। मतलब वो कहीं पर भी ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं कि नहीं, ये चीज़ मैं अपनी योग्यता से कमा सकता हूँ। उसको शिक्षा में भी चाहिए, उसको फिर फीस में भी चाहिए, उसको जॉब में भी चाहिए, फिर उसको प्रमोशन में भी चाहिए, फिर उसको अच्छे प्रोजेक्ट में भी चाहिए, सभी जगह उसको चाहिए। अब आप फिर दूसरे योग्य व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी योग्यता का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करे? वो भी उतना ही करेगा, क्योंकि सैलरी तो बराबर ही मिल रही है। बल्कि अभी कुछ समय पहले तो ये खबर आई थी कि जो यहाँ की योग्य पॉपुलेशन है वो बीटेक, एमटेक ऐसी डिग्रियाँ करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाते, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं है कि हमारे पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, और अगर हम करेंगे भी तो हमको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्यों अपनी बद पिटवाएं, निकल लो यहाँ से। अब विदेशों में देख लो आप, वही व्यक्ति यहाँ पर 5,000 की नौकरी के लिए परेशान होता है, वहाँ करोड़ों कमाता है योग्यता के बल पर, कोई आरक्षण वहाँ पे नहीं है। तो नेहरू जी को मैं वैसे ज़्यादा सही नहीं मानता था, लेकिन इस बिंदु पर चूँकि मैं राष्ट्र निर्माण की बात सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण की में योग्यता में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और योग्यता में कंप्रोमाइज़ हुआ है, इसीलिए आप सरकारी विभागों का हाल खुद देख लीजिए। आपका पाला नहीं पड़ा सरकारी विभाग से तो एक अलग बात है, अदरवाइज तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इसमें पूरा पूरा दिन खर्च हुआ है, हमने देखा है। आज डिजिटल युग की बात अलग है जिसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाकी तो सरकारी विभागों की हालत सभी को पता है। तो नेहरू जी को बुरा कहने से पहले एक बार ज़रूरी है कि हम उन पहलुओं पर भी ध्यान दें जो सकारात्मक थे, खासतौर से राष्ट्र निर्माण के लिए।